हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास में कंटिन्यू करते हैं रेगुलेशन नंबर 31 से। तो आज का है टॉपिक है रेगुलेशन नंबर 31, जिसमें है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। तो इसका मतलब हुआ कि वेंटिलेशन ऑफिसर को क्या मतलब कि वेंटिलेशन ऑफिसर की क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें, मतलब वेंटिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोविज़न को। तो सबसे पहला इसका प्रोविज़न है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करना कब जरूरी है। तो कब जरूरी होता है, तो यहाँ इसका 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम में एवरेज आउटपुट 5000 टन पर मंथ से अधिक होने पर, यदि वह फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम है, फर्स्ट डिग्री का गैसीय माइंस है, तो फिर वहाँ का जो एवरेज आउटपुट होगा वह 5000 टन पर मंथ से अधिक होने पर वहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा केस है कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसीय सिम में एवरेज आउटपुट 2500 टन पर मंथ से अधिक होने पर। तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का गैसीय सिम या फिर गैसीय माइंस होगा, तो एवरेज आउटपुट जो होगा उसका वह होगा 2500 टन से पर मंथ से अधिक होने पर वहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद इसका कुछ नोट्स दिया हुआ है। तो नोट्स में है कि वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन दो बातों पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है कि एवरेज आउटपुट पर, और दूसरा है कि डिग्रीनेस ऑफ सिम पर। तो यही दो बातों पर डिपेंड करता है वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो आई होप कि यह प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला प्रोविज़न की ओर। तो अगला प्रोविज़न है कि वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन और क्यों करते हैं। मतलब वेंटिलेशन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है वह कौन करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंडरग्राउंड माइंस में माइन मैनेजर वेंटिलेशन सिस्टम के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस के लिए एक वेंटिलेशन ऑफिसर रखते हैं, यानी कि नियुक्त करते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अंडरग्राउंड माइंस में, यह किस माइंस में यूज होगा, जो वेंटिलेशन ऑफिसर होगा वो किस माइंस में अपॉइंट किया जाएगा, तो वह केवल अंडरग्राउंड माइंस में अपॉइंट किया जाएगा, ओपन कास्ट माइंस में नहीं किया जाएगा। क्योंकि वेंटिलेशन देखना है अंडरग्राउंड माइंस का, तो इसलिए अंडरग्राउंड माइंस में अपॉइंट किया जाएगा। तो वह कौन माइन मतलब कि कौन अपॉइंट करते हैं, तो वह अपॉइंट करते हैं माइन मैनेजर। और किस लिए करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम के रख रखाव यानी कि उसके मेंटेनेंस के लिए से वेंटिलेशन ऑफिसर रखते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला इसका प्रोविज़न है कि अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब इसका बात है कि वेंटिलेशन ऑफिसर का अंडरग्राउंड माइंस में उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है डिग्री ऑफ गैसीय सिम, मतलब कि वह किस डिग्री का गैसीय सिम में आता है और उसका एवरेज आउटपुट क्या है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है कि डिग्री वन गैसीय सिम है या फिर डिग्री वन गैसीय माइंस है। तो इसके लिए अप टू 15,000 टन पर मंथ, यदि 15,000 पर मंथ होगा, अप टू मतलब कि 15,000 टन पर मंथ से अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में होगा। उस कौन से आएंगे, तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैनेजर या फिर डिग्री और डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। ठीक है, और वह क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास या तो सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। और कहा गया है दूसरा पॉइंट में है कि एबव 15,000 टन पर मंथ, यानी कि 15,000, यहाँ पे 15,000 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 15,000 कर दीजिए। तो 15,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर होना चाहिए। इसमें डिग्री और डिप्लोमा वाला नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब अगला इसका है कि डिग्री सेकेंड या थर्ड डिग्री, यदि सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री का गैसीय सिम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें होगा अप टू 10,000 टन पर मंथ, यदि 10,000 टन पर मंथ तक होगा तो इसके लिए होगा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर जो डिप्लोमा होल्डर है वो भी बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अबव 10,000 टन पर मंथ, यदि 10,000 टन से पर मंथ से उसका प्रोडक्शन अधिक हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा फर्स्ट क्लास मैनेजर या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर होगा। यहाँ डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास
मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तब अगला प्रोविज़न इसका है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में किस कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर एवं वेंटिलेशन ऑफिसर दोनों को काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला प्रोविज़न इसका है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में किस कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर एवं वेंटिलेशन ऑफिसर दोनों को काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस का कौन सा कंडीशन होगा, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर दोनों का काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे दो व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है, या तो फिर वह सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर कर लेंगे या तो फिर वेंटिलेशन ऑफिसर कर लेंगे। तो किस कंडीशन में? तो यहाँ पे देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम होने पर, यदि वह फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम है तो वहाँ पे या तो वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर सेफ्टी ऑफिसर दोनों का काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एवरेज प्रोडक्शन 15,000 टन पर मंथ से कम होने पर। मतलब है कि एवरेज प्रोडक्शन वहाँ पर 15,000 टन पर मंथ से कम होने पर वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर दोनों का काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सीआईएम से परमिशन मिलने पर, यदि सीआईएम से परमिशन मिल रहा है तो वह एक ही व्यक्ति उस दोनों काम को कर सकते हैं। और यह कौन होना चाहिए? तो यह केवल आप समझ सकते हैं कि दोनों का काम कौन कर सकते हैं? तो सेफ्टी ऑफिसर ही कर सकते हैं, ठीक है? सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है? सेफ्टी ऑफिसर ही दोनों का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि वेंटिलेशन ऑफिसर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वेंटिलेशन ऑफिसर को तो सेफ्टी का गाइडलाइन तो उसको पता नहीं होता है, और जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं वह वेंटिलेशन का सारा चीज़ को जानते हैं अच्छे से। इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर ही अपॉइंट किया जाता है। दोनों में से एक कहने का मतलब हुआ कि सेफ्टी ऑफिसर ही करेंगे। वेंटिलेशन ऑफिसर यहाँ पे दोनों का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये भी आप लोगों का ये भी प्रोविज़न क्लियर हो गया होगा। तब अगला प्रोविज़न है इसका कि यदि किसी माइंस में अलग अलग डिग्री के गैसीय सीम है तो वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वालिफिकेशन फिक्स करने के लिए किस डिग्री के गैसीय सीम का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि यदि किसी माइंस में अलग अलग डिग्री का गैसीय सीम है, ठीक है, अलग अलग डिग्री गैसीय सीम मतलब कि वह या तो फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकेंड डिग्री हो सकता है, या तो थर्ड डिग्री हो सकता है। तो वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वालिफिकेशन फिक्स करने के लिए किस डिग्री के गैसीय सीम का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो उस कौन सा डिग्री का जो प्रोडक्शन होगा उसको लिया जाएगा। तो कौन सा लिया जाएगा? यहाँ पे आप समझिए, एक फिगर के थ्रू समझाते हैं आपको कि यह आपका लीज होल्ड एरिया है, ठीक है? माइन का लीज होल्ड एरिया है, लीज होल्ड एरिया, ठीक है? लीज होल्ड एरिया, इसमें से दो माइन्स है, दोनों अंडरग्राउंड है। ये भी अंडरग्राउंड माइन्स है और एक ये भी है अंडरग्राउंड माइन्स, ठीक है? तो अंडरग्राउंड माइन्स दोनों है, और पहला जो है, पहला वाला जो है, और ये है दूसरा वाला। दूसरा माइन्स से अंडरग्राउंड दोनों है। तो पहला जो है वह है डिग्री 1 गैसीय सीम है, और यह दूसरा जो है वह है डिग्री 2 या फिर डिग्री 3 गैसीय माइन्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो किस माइन्स से लिया जाएगा? जो हायर डिग्री का होगा। हायर डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि हायर डिग्री मतलब हो गया कि वह डिग्री 2 या फिर डिग्री 3 जो होगा वह हायर डिग्री गैसीय सीम कहलाएगा। तो इसी का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो रहा होगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो होगा हायर डिग्री के गैसीय सीम का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो हायर डिग्री का गैसीय सीम क्या हुआ? या तो डिग्री 2 या फिर डिग्री 3 हुआ। यदि दोनों में से, तो सबसे देखिए, जो सबसे अच्छा माइंस होता है उसको कहा जाता है डिग्री 1। डिग्री 1 जो होता है इसमें कोई भी खतरा ज़्यादा गैस का नहीं होता है। और डिग्री 2 या फिर डिग्री 3, ये जो माइंस है या फिर सीम है, इसमें थोड़ा खतरा होता है गैस का निकलने का, इसीलिए इसको हायर डिग्री ऑफ गैसीय सीम में रखा गया है। तो आई होप कि ये भी आप लोग को प्रोविजन क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किनका अपॉइंटमेंट प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोडक्शन मतलब इसका अपॉइंटमेंट जो होगा, किनका अपॉइंटमेंट होगा जिसका प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो उसका क्या होगा? मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, सेफ्टी ऑफिसर का, या फिर बोथ ए एंड बी का, या फिर बोथ बी एंड सी का, या फिर नन ऑफ दीज का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैनेजर का। मैनेजर का जो अपॉइंट होता है वह प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जिस भी मंथ में या तो वह ओपनिंग हो रहा है तो वहाँ पे मैनेजर की ज़रूरत होती है, या फिर रीओपनिंग हो रहा है तो वहाँ पर भी मैनेजर का अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, तभी रीओपनिंग होगा। तो इसीलिए मैनेजर का जो है वह अपॉइंटमेंट वह प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। अगला एमसीक्यू है कि इनमें से किनका अपॉइंटमेंट प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे है कि डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पर किसका डिपेंड करता है? मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, सेफ्टी ऑफिसर का, बोथ ए एंड बी का, या फिर बोथ बी एंड सी का, या फिर नन ऑफ दीज का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ बी एंड सी का, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का और सेफ्टी ऑफिसर का, ये दोनों का अपॉइंटमेंट होता है, वह प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रोडक्शन पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप लोग एमसीक्यू अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला एमसीक्यू है कि इनमें से किनका अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ फिर से वही बात आया है कि अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन पर डिपेंड किसका नहीं करेगा? मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, सेफ्टी ऑफिसर का, बोथ ए एंड बी का, या फिर ऑल ऑफ देम का, या फिर नन ऑफ दीज का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, नन ऑफ दीज का। क्योंकि किसी का भी जो होता है अपॉइंटमेंट होता है तो उसका क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो सबका तो करता है ना, डिपेंड तो करेगा क्वालिफिकेशन, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है और डिग्री मतलब कि सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यह हो जाएगा इसका आंसर नन ऑफ दिस। तो आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से थोड़े, ठीक है। अब यहाँ खत्म हुआ, अब से शुरू हो रहा है आपका रेगुलेशन नंबर 32। तो रेगुलेशन नंबर 32 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, मतलब कि इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करना। तो इंजीनियर में कौन कौन से इंजीनियर आएगा? तो इंजीनियर में आएगा या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ये दोनों इंजीनियर आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोविज़न देखते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रोविज़न है। तो पहला प्रोविज़न है कि किस कंडीशन में किसी माइंस के हेड इंजीनियर के अलावा एक अलग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको समझिए पहले क्वेश्चन को आप लोग कि किस कंडीशन में, यहाँ कौन सा कंडीशन है जो माइंस में हेड इंजीनियर के अलावा, मतलब कि हेड इंजीनियर जो रहेंगे वह तो इलेक्ट्रिकल का ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान समझ लीजिए इसको कि जो हेड इंजीनियर रहेंगे वह इलेक्ट्रिकल के ही रहेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यदि माइंस में 650 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया जाता हो। इसका मतलब हुआ कि यदि उस माइंस में 650 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जो एक हेड इंजीनियर रहेंगे, इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे। और दूसरा कंडीशन है इसका कि माइंस में सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 1.5 MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर या उससे अधिक हो, 1.5 MVA से अधिक हो या फिर उतना ही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो रहेंगे, एक हेड इंजीनियर के अलावा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद नोट्स में दिया हुआ है कि हेड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का ही होगा, जो अभी आप लोगों को बताए थे अच्छे से सबसे पहले में ही कि हेड इंजीनियर का जो रहेंगे वह इलेक्ट्रिकल का ही रहेंगे। उसके बाद यदि उसका दो कंडीशन बताएं अभी कि या तो 650 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा, या फिर 1.5 MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पियर या उससे अधिक कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन होगा, उसका इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट रहेगा वह। तो दो कंडीशन में यहाँ पे हेड इंजीनियर के अलावा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अपॉइंट किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इस प्रोविज़न को समझ गए होंगे। अब अगला प्रोविज़न है कि किस कंडीशन में किसी माइंस के हेड इंजीनियर के अलावा एक अलग से मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि किस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन होगा जो किसी भी माइंस में हेड इंजीनियर के अलावा एक मैकेनिकल इंजीनियर का भी अपॉइंट होगा। अगले में क्या था कि हेड इंजीनियर के अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब यहाँ पे आया है बात कि हेड इंजीनियर के अलावा एक इलेक्ट्रिकल मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर का भी अपॉइंट होगा। तो इसका भी दो कंडीशन है। तो कौन कौन सा कंडीशन है कि यदि माइंस में HEMM चलती हो, यानी कि यह किसके लिए यूज हो रहा है HEMM? HEMM यूज होता है फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में HEMM का यूज किया जाता है, ठीक है। और HEMM का फुल फॉर्म क्या हो गया? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, समझे। तो और दूसरा इसका कंडीशन है कि अंडरग्राउंड माइंस में, अब अंडरग्राउंड माइंस में यदि वह मैकेनाइज्ड हो, यहाँ पे कहा गया है मैकेनाइज्ड हो, एवं सभी मशीनरीज का टोटल हॉर्स पावर यानी कि HP 15,000 HP से अधिक हो, यानी कि 15,000 HP से अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक हेड इंजीनियर के अलावा एक मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा। दो कंडीशन है, एक है ओपन कास्ट के लिए कि HEMM यूज हो,
एचईएमएम चलती हो, या फिर दूसरा है कि अंडरग्राउंड माइंस में वह मैकेनाइज्ड हो, मैकेनाइज्ड माइंस हो, मतलब कि वह मैनुअली यूज नहीं होती हो, वह फुल्ली मैकेनाइज्ड हो, या फिर सभी मशीनरीज का टोटल हॉर्स पावर, जितने भी माइंस में मशीनरीज है उसका जो टोटल हॉर्स पावर सभी को मिला करके यदि 15,000 एचपी से अधिक हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में हेड इंजीनियर के अलावा एक मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद इसका एक नोट्स में है कि प्रत्येक माइंस में हेड इंजीनियर का रहना कंपलसरी है। हेड इंजीनियर तो रहेंगे, या और हेड इंजीनियर किसका रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल का रहेंगे। उसके बाद ये सब तो अलावा में है, मतलब कि इसके अतिरिक्त हेड इंजीनियर के अलावा, मतलब कि और भी, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब इंजीनियर जो अपॉइंट किए जाते हैं तो हेड इंजीनियर के रहने के बावजूद भी किया जाता है, ताकि काम को मतलब कि सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए किया जाता है। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला इसका प्रोविज़न है कि रेगुलेशन 32 के अनुसार किसी इंजीनियर को एक से अधिक माइंस का चार्ज दिया जा सकता है या फिर नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेगुलेशन 32 के अकॉर्डिंग इंजीनियर को एक से अधिक माइंस का चार्ज दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिया जा सकता है, परंतु सीआईएम के परमिशन से। अब दिया तो जा सकता है, लेकिन किसके परमिशन पर? तो सीआईएम के। और सीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जो डीजीएमएस में रहते हैं। इसको डीजीएमएस भी बोल सकते हैं। तो उसके परमिशन से ही, मतलब कि परमिशन से ही उसको चार्ज दिया जा सकता है। एक से अधिक माइंस में इंजीनियर के पोस्ट पर चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ और बातें हैं कि यह परमिशन कितने दिनों का होता है? वैलिड यह होता है, केवल 12 महीने के लिए वैलिड होता है। इसके बाद रिन्यूअल किया जा सकता है। 12 महीने के लिए ही वैलिड रहेगा। जो वह तो परमिशन दे देंगे सीआईएम, और सीआईएम जब परमिशन दे देंगे तो कितने महीने का परमिशन होगा? यह केवल 12 महीने का ही होगा। इसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद यदि आप रिन्यूअल कराते हैं तो उसके बाद फिर से 12 महीने के लिए वैलिड हो जाएगी। तो उसके बाद इसका कुछ नोट्स है कि नोट्स में कहा गया है कि सेम मैनेजर का भी है, मतलब कि मैनेजर का भी इसी प्रकार से है। एक माइंस से यदि दूसरे माइंस में उसको चार्ज देना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सीआईएम से परमिशन लेंगे। और कितने महीने के लिए वह परमिशन होगा? तो वह 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। उसके बाद मैनेजर चाहें तो रिन्यूअल करा सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो नहीं कराएंगे। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है, इनमें से किस ऑफिशियल को एक से अधिक माइंस का चार्ज देने के लिए सीआईएम से परमिशन लेना पड़ेगा, और यह परमिशन 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो अभी आप लोगों को बताए थे कौन कौन थे, तो एक थे मैनेजर और एक थे इंजीनियर। इसी का दो दो ऐसे मतलब कि पर्सन है, ऐसे पोस्ट वाले हैं, एक मैनेजर एक इंजीनियर, जो एक माइंस से अधिक माइंस में चार्ज लेंगे यदि, तो उसको सीआईएम से परमिशन लेना होगा। और सीआईएम कितने मतलब कि कितने मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए वह परमिशन देते हैं? तो 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए परमिशन देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से प्रोविज़न क्लियर हो गया होगा। तो यहीं तक है इसका प्रोविज़न, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले रेगुलेशन में अगले क्लास में देखेंगे। यदि यहाँ तक में आपको कहीं भी किसी प्रकार की भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी परेशानी हुई होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं सीएमआर क्लास का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए यदि आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। वहाँ पे जो भी प्राइस होगा इसका, जो भी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको नोट्स का दिया जाएगा, तो जो भी प्रिंट मतलब कि करने में जो भी इसका लगा होगा कॉस्ट, वही कॉस्ट पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रिंट टाइप का जो कॉस्ट लगता है उसी को मतलब कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने मतलब कि यदि नहीं लेना चाहते हैं कोर्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पोस्ट कर करके आप लोग अपना नोट्स को खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कहीं भी परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कम से कम एक लाइक तो कर ही दे सकते हैं मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।